हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद एरिका। यहाँ हमारा मैनेजमेंट का यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए कोड 17 का सिलेबस चल रहा है, राइट। एंड आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इस चैनल पे एक डाउट क्लियरिंग क्लास रखी जाएगी, जिसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। आज हमारी यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की क्लास 4th है। जिसने भी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी गाइज, गो एंड चेक दोस क्लासेस। हमारी यूनिट 1 भी साथ में चल रही है, जो कि है जर्नल मैनेजमेंट। उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार उनको चेक करो एंड अपना सिलेबस कवर अप करो, ठीक है। आज जो हमारे टॉपिक्स है वो है पर्सनैलिटी की थ्योरीज एंड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल, जो मैनेजमेंट के लिए उन्होंने दिए थे। हमने देखो पर्सनैलिटी की कल फर्स्ट थ्योरी कर ली थी, साइको एनालिटिकल, और आज हम बाकी की 3 करेंगे। हमारी सेकंड थ्योरी है सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। देखो ये नेम से बता रही है, सोशियो एंड साइकोलॉजी। सोशियो में क्या आता है, हमारी सोसाइटी, हमारा सोशल, हमारी फैमिली, राइट। एंड साइकोलॉजी में क्या आती है, हमारी फीलिंग्स, बिलीव्स एंड थॉट्स। जब इन दोनों को मिक्स करके एक पर्सनैलिटी बनती है, उस थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। किसी भी इंडिविजुअल को पता होता है कि उसकी क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, एंड किस बिहेवियर से उन नीड्स को मीट किया जा सकता है। मतलब जब हम सोशियो एंड साइकोलॉजी को ऐड करते हैं, उन दोनों को मिलाते हैं, तो वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पर्सनैलिटी को शेप करने में। और वो पर्सनैलिटी क्या होती है, हमारी थ्योरी सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। और उन फैक्टर से हमें पता लगता है दैट व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। थर्ड थ्योरी इज ट्रेट थ्योरी। पर्सनैलिटी की थर्ड थ्योरी कौन सी है, ट्रेट थ्योरी। देखो ट्रेट वर्ड का मतलब क्या है, ट्रेट वर्ड का मतलब है करेक्टर। जो करेक्टर एक इंडिविजुअल को उसकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट थ्योरी। ये 3 तरह के होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, ठीक है। एल्पोर्ट ने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर दोज दैट रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पर्सनैलिटी का करेक्टर ट्रेट क्या है, जो हमारी वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे वो होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट वन। मतलब हमारी इनर ब्यूटी ज़्यादा, इनर पर्सनैलिटी ज़्यादा मायने रखती है देन आउटर। कार्डिनल में देखो क्या होता है, एक सिंगल करेक्टर, एक सिंगल ट्रेट आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी पर्सनैलिटी को बता देता है। सेंट्रल में सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है। और सेकेंडरी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट होती है कार्डिनल एंड सेंट्रल से। कार्डिनल की एग्जांपल जैसे काइंडनेस, ये सिर्फ एक सिंगल ऐसा करेक्टर है जो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये 5 बेसिक पर्सनैलिटी डायमेंशंस को भी एक्सप्लेन करते हैं। देखो इसमें कंपैरिजन होगा। फर्स्ट है इमोशनल वेड्स न्यूरोटिसिज्म। इमोशनल कौन होते हैं, इमोशनल पर्सन्स वाले, पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स कौन होते हैं, जो काम होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है। और न्यूरोटिज्म उनके ऑपोजिट होते हैं, जो इनसिक्योर होते हैं, इतने काम नहीं होते, हर बात पे सेल्फ पे पिटी करने लग जाते हैं, लाइक खुद को दोष देना, राइट। सेकेंड वन इज एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन। इन दोनों का देखो, एक्स्ट्रा मतलब जो बाहर निकल के आते हैं, जो सोशिएबल होते हैं, ठीक है। एंड इंट्रोवर्जन जो बाहर नहीं आते, इनर इनर रहते हैं, लाइक सोबर एंड रिजर्व्ड पर्सन होते हैं जो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ओपननेस विद क्लोज माइंडेड। ये भी नेम से बता रहा है, ओपननेस मतलब जो इमेजिनेटिव होते हैं, जो अपने आप को सोशिएबल बनाते हैं। क्लोज माइंडेड जो इतने प्रैक्टिकल नहीं होते, जो कन्फर्मिंग होते हैं, ठीक है, हर बात को कन्फर्म करते रहते हैं, वो बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं। एंड फोर्थ टाइप इज एग्रीएबलनेस वर्सेस डिसएग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब जो एग्री करते हैं हर सिचुएशन को, जो काइंड, ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल होते हैं। डिसएग्रीएबलनेस इसका ऑपोजिट, जो अनकोऑपरेटिव होते हैं, जो किसी भी बात पे एग्री नहीं करते, राइट। एंड फिफ्थ वन इज कंसाइटिवनेस वर्सेस अनडिपेंडेंटेबल। कंसाइटेडनेस वाली नेचर वाले, पर्सनैलिटी वाले पर्सन्स कौन होते हैं, जो पूरे ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। एंड अनडिपेंडेंटेबल उसका ऑपोजिट होता है, जो बिल्कुल केयरलेस और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। ये 5 तरह के हैं जो हमारी ट्रेट थ्योरी के अंदर आते हैं, जो एल्पोर्ट ने दी थी। एंड फोर्थ थ्योरी इज द लास्ट थ्योरी इज सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। ये भी थ्योरी अपने नेम से ही अपने मीनिंग बताती है। सेल्फ कंसेप्ट मतलब जब हम अपने सेल्फ को, अपने खुद को ही पर्सनैलिटी को पहचानते हैं अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। वी फॉर्म एंड रेगुलेट अवर सेल्फ कंसेप्ट एज वी ग्रो। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम खुद के बारे में जानते हैं, हम नॉलेज लेते हैं, और अपने बारे में जो हम परसेप्शंस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। इसमें एग्जांपल दी हुई है, देखो, यू मे हैव अ वेरी डिफिकल्ट आइडिया ऑफ यू हु आर इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल बॉडी, एंड
हु यू आर इन टर्म्स ऑफ योर स्पिरिट और सोल, मतलब आपकी इंटरनल ब्यूटी एंड एक्सटर्नल ब्यूटी में क्या डिफरेंस है, आप ये सोचते हो, ये आइडिया लेते हो, ये आपकी क्या है, सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। इसमें परसेप्शन बनता है। लाइक देखो वो गर्ल बोल रही है ओ इट्स सच अ बिग डॉग, राइट, एंड वो बॉय बोल रहा है इट्स जस्ट अ पपी डियर, मतलब उसको लग रहा है कि डॉग बहुत बड़ा है, उसके परसेप्शन क्या है, उसका देखने का नज़रिया क्या है कि ये डॉग बहुत बड़ा है, बट वो कह रहा है कि नहीं ये इतना बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट अ पपी, राइट। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इनके क्रक्स पॉइंट्स बना लेना नोट्स में, ठीक है। इन्होंने जो दिए थे 14 प्रिंसिपल्स, ये मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट को रन करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव एंड एस्प्रिट डी कॉर्प्स, राइट। अवर फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में देखो क्या होता है, डिवाइड करना है हमने लेबर के वर्क को। जैसे हमारे पास एक बिग टास्क है, हमने उसको सब टास्क में डिवाइड कर दिया और एक टास्क पर इंडिविजुअल को दे दिया, ठीक है। अब जब वो पर्सन सेम टास्क अगेन एंड अगेन करेगा, उसके स्किल्स में इंप्रूव होगा और वो स्पेशलाइज हो जाएगा, राइट। एंड वो पूरा टास्क अच्छे से नहीं कर सकता, बट उस टास्क का एक पार्ट अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन टू बी ये टॉप लेवल से लो लेवल को दी जाती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड, अपवर्ड मीन टू बी ये लो लेवल से टॉप लेवल पे जाती है। देखो क्या होता क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों हैंड टू हैंड फ्लो करती हैं, अथॉरिटी डाउनवर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड। इफ अथॉरिटी इज गिवन टू पर्सन ही शुड ऑल्सो बी मेड रिस्पॉन्सिबल। अगर हम किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहे हैं, कोई काम करने की अथॉरिटी दे रहे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए कि वो ड्यूटी, वो काम कंप्लीट हो, ठीक है। ऐसे सेम वे में कहते हैं, अगर हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं दैट यू हैव टू डू दिस टास्क और यू हैव टू डू दिस ड्यूटी, तो उसके पास वो काम करने की अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी होता क्या है, देखो अथॉरिटी रेफर्स टू राइट ऑफ सुपीरियर्स टू गेट एक्सटेंटनेस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स। अथॉरिटी एक राइट होता है वो काम करने का जिसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन होता है जो उनको जॉब असाइन की गई है उस जॉब को परफॉर्म करने की, ठीक है। इन दोनों में हैंड टू हैंड होना चाहिए और ये दोनों में बैलेंस होना चाहिए। देखो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे बट उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो काम इम्बैलेंस हो जाएगा और वो पर्सन इतना इफेक्टिव वे में वो टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता। एंड जो सेकंड केस है वो है, अगर हम अथॉरिटी ज़्यादा दे देंगे, मतलब उसको राइट्स ज़्यादा दे देंगे बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो वो उस राइट्स का गलत यूज़ भी कर सकता है, राइट। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे प्रिंसिपल्स का, हमारे रूल्स का, हमारी पॉलिसीज़ का, हमारे एम्प्लॉयज़ में, वर्क का, टास्क का, हर चीज़ का डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, देखो फयोल हैज़ एस्टेब्लिश्ड दैट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी इन ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में हर लेवल पे एक डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि वो अपने टास्क अच्छे से करें और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, उनको अचीव करें, राइट। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब अवर सबऑर्डिनेट शुड हैव वन बॉस। एक सबऑर्डिनेट का एक बॉस होना चाहिए जो उसको ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है कि राइट अप्रोच क्या है, सिर्फ वन बॉस 3 को दे रहा है, ठीक है। एंड रॉन्ग में क्या है, 2 बॉसेज हैं। अभी देखो एम्प्लॉयर तो सबऑर्डिनेट तो कंफ्यूज होगा कि इस बॉस की बात माने, तो वो कंफ्यूजन एंड इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, राइट। अगर आपने अच्छे से करना है टास्क तो सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब हर डिपार्टमेंट का जैसे एक हेड होता है, वो डिपार्टमेंट वाला आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जाए, डिपार्टमेंट हेड आपको, डिपार्टमेंट मैनेजर आपको एक ही डायरेक्शन में लेके जाए। वन हेड वन प्लान, मतलब सबके टास्क करने की एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन होता है कि जो आप वेजेज, सैलरी पे करते हो उनसे जॉब करवाने के बदले, उसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। Every individual joins the organization with the main aim of earning his bread and butter. The wages और सैलरी विच ही अर्न्स फॉर हिज वर्क हेल्प हिम टू फुलफिल। देखो कहते हैं हर वर्कर अपना ब्रेड बटर परचेज करने के लिए काम करता है और जो वेजेस ऑफ सैलरी वो लेता है उससे वो प्रॉपर सेटिस्फाइड होना चाहिए दैट ही हैज़ डन द जॉब एंड ही गॉट द
रेम्यूनरेशन, इसमें कोई अनबायस नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, एक वर्कर ने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस की, ठीक है, और वो 10 के 10 यूनिट्स ठीक भी हैं, मतलब उसने गुड प्रोडक्शन की, उसको रेम्यूनरेशन मिल रही है ₹10 पर यूनिट। एंड एक वर्कर भी था जो कि मैनेजर का रिलेटिव था, उसने 8 गुड्स प्रोड्यूस की और वो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब एवरेज क्वालिटी पे थी, राइट, और उसको भी 10 यूनिट्स पर ₹10 पर यूनिट पे रेम्यूनरेशन मिल रही है, देन इट विल बी बायस्ड और आपकी टर्नओवर रेट बढ़ सकती है, तो जो आपका एम्प्लॉय है वो आपकी जॉब छोड़ भी सकता है क्योंकि उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, राइट। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन क्या कहता है, देयर शुड बी इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सब में इक्वालिटी होनी चाहिए, उनके वर्क के हिसाब से ही उनको, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड क्या है कि अथॉरिटी सेंट्रलाइज मतलब सिर्फ वन मैनेजर के पास रखनी है, और डिसेंट्रलाइज डिफरेंट लेवल्स पे डिसेंट्रलाइज करनी है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना ही सेंट्रलाइज से चलती है ना ही डिसेंट्रलाइज, दोनों होनी चाहिए, दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देयर शुड बी मैच बिटवीन टू डिपेंडिंग अपॉन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज, नेचर, लोकेशन के हिसाब से दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है, स्केलर चेन में देखो एक तो इसे ये पॉइंट आता है कि जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप करती है। स्केलर चेन ना एक हायरार्की होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेट करते हैं जिसके थ्रू, ठीक है, ये डिफरेंट लेवल्स पे कम्युनिकेशन करने के लिए होती है। देखो इसमें स्केलर चेन बनाया हुआ है इमेज में, देखो इसमें जैसे बताया हुआ है दैट D wants to talk to A, तो D will go to C, C to B and then B to A. This is the scalar chain, this is the hierarchy of doing communication in different levels, ठीक है। एंड उसमें कंसेप्ट आता है हमारा गैंग प्लैंक का। गैंग प्लैंक सेज इफ एनी एम्प्लॉय वांट्स टू कम्युनिकेट इन ऑन द सेम लेवल, लाइक D wants to communicate some information to G, then he will use गैंग प्लैंक, ठीक है। ये यूजफुल होती है इमरजेंसी में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट इज ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर और फिजिकल रिसोर्स ऑर्डर। देखो सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट प्लेस। ऑर्डर का मतलब कि आपको जो आपने जॉब करने के ऑर्डर देने हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि राइट पर्सन को आप राइट जॉब दे रहे हो, ठीक है। जिस तरह से हम राइट थिंग राइट प्लेस पे रखते हैं। ऑर्डर दो तरह के होते हैं, मटेरियल ऑर्डर एंड फिजिकल रिसोर्स, ठीक है। सोशल ऑर्डर्स, फिजिकल रिसोर्स क्या है, जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है, मतलब एक प्रॉपर प्लेस पे प्रॉपर थिंग होनी चाहिए, मतलब फिजिकल रिसोर्स प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। सोशल ऑर्डर्स क्या है, मतलब ह्यूमंस को जो हम देते हैं कि अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज अपॉइंटेड प्लेस, प्लेस फॉर एवरीवन मतलब सबके लिए एक प्लेस जिनको हमने सेलेक्ट किया, और उनके लिए एक अप्रोप्रिएट अपॉइंटेड प्लेस, जिस जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया गया उसी जॉब का उसको टास्क प्रोवाइड करना है, इज सेड टू बी ऑर्डर। इक्विटी, इक्विटी मीन्स इक्वालिटी बना के रखना, एम्प्लॉयज़ के साथ लॉयलिटी से रहना, कोई बायस नहीं करना, इम्पार्शियली सारे टास्क करना, ठीक है। Fowles tells us that there should not be any equality of treatment between persons whose work is really good and whose is shirker by nature। मतलब फयोल इस प्रिंसिपल से ये बताते हैं कि उन दो पर्सन्स में, उन दो एम्प्लॉयज़ में इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, एक जो गुड काम कर रहा है एंड एक जो बैड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। गुड को पनिश अवार्ड दो एंड बैड को पनिश करो। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। Fayol thinks that instability in the tenure of employees is a cause of poor management and results। देखो टेन्योर मतलब जो हमारी लेबर टर्नओवर है, लेबर टर्नओवर क्या होती है, अब जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज़ हैं एंड 20 छोड़ के चले गए, तो हमारी लेबर टर्नओवर क्या है 20। अगर हमारी लेबर टर्नओवर ज़्यादा होगी तो हमारी मैनेजमेंट पुअर होगी एंड हमारे रिजल्ट्स भी पुअर आएंगे। क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न ये है दैट जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हमें छोड़ के जाएंगे हमें उतने ही न्यू हायर करने पड़ेंगे, उनको सेलेक्ट करने का प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा एंड देन उनको न्यूली ट्रेन करना पड़ेगा। हमें स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर रखनी है, मतलब लेबर टर्नओवर को बैलेंस बना के रखना है, उनमें इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, राइट। और वो कैसे हो सकता है, हम उनके गैप्स को हैंडल करेंगे, हम उनके रीजंस को फाइंड करेंगे दैट वाई आवर लेबरर्स आर गेटिंग टर्नओवर मोर एंड मोर डे बाय डे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उनमें। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इट सिंपली मीन्स टू डू समथिंग न्यू, मतलब हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इनिशिएट करना है
टू डू समथिंग न्यू, ताकि वो हमें न्यू आइडिया सुजेस्ट करें, न्यू एक्सपीरियंस सुजेस्ट करें, मोर कन्वीनियंट मेथड बताएं वर्क करने का। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है मेनली, एक तो फ्रेंडली इंटरेस्टिंग एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करता है एंड मोर कोऑपरेटिव होता है। एंड इनिशिएटिव से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वर्क कर रहे हैं, वो अपने न्यू आइडियाज़, न्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। Managers are the responsible for the development of morale in the workplace, individually and in the area of communication. मैनेजर्स कहते हैं, मैनेजर्स बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं दैट उन्होंने देखना होता है कि उनकी वर्क प्लेस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, प्रॉपर कंट्रोलिंग से काम हो रहा है, इंडिविजुअली एंड एरिया ऑफ कम्युनिकेशन, कि उनमें कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है। दिस इज अवर एस्पिरिट डी कॉर्प्स। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि सारे एम्प्लॉयज़ मिलजुल के एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनमें क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। आज के हमारे यहीं ख़त्म होता है टॉपिक्स। हमने 14 प्रिंसिपल्स देखे मैनेजमेंट के, राइट। और कल हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी स्टार्ट कर देंगे, साथ साथ में हमारे जितने टॉपिक हो गए उनकी MCQ प्रैक्टिस भी साथ साथ में रखेंगे। ठीक है गाइज, अगर कोई भी डाउट लगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरीज करनी है। गिव थम्स अप अगर क्लास अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद एरिका। थैंक यू सो मच।